जोहार, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल ई ज्ञान #नीरज में आपका स्वागत है। मैं नीरज कुमार प्रसाद, उत्क्रमित उच्च विद्यालय बिराजपुर, गोविंदपुर, धनबाद का शिक्षक, आपके सामने 11 क्लास का चैप्टर 1 इतिहास समय के प्रारंभ से पर हम अध्ययन करेंगे, उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और इस पहले भाग के वीडियो में आपका पुनः स्वागत है। तो जैसा कि इस चैप्टर पर पहला भाग जो है, पहला पार्ट जो चैप्टर है समय के प्रारंभ से, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम, ये नाम से ही पता चलता है कि ये मानव इतिहास ही नहीं, मानव उद्भव के प्रारंभ से इस चैप्टर के बारे में हमें अध्ययन करना है। इसका मतलब कि जब भी मानव के इतिहास का खोज हुआ है तो उस समय की शुरुआत, मानव इससे पहले कैसा स्थिति में रहे होंगे, किस प्रकार के उनका बनावट था, कैसा उनका शरीर था, इन सब के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो और ऐसे भी इतिहास हमेशा कौतूहल का विषय रहा है कि आज हम जिस स्थिति में हैं, जिस प्रकार का हमारा स्वरूप है, क्या आज से हजारों साल पहले, लाखों साल पहले हम थे, और यदि थे तो किस रूप में थे। निश्चित रूप से ये हमेशा जानने का प्रयास होता रहा और उसी का नतीजा है कि हम लंबे समय तक इस पर रिसर्च किए। हम लोग, हमारे विद्वान, पुरातत्ववेता और इतिहासकार लगातार इस पर रिसर्च किए और रिसर्च का नतीजा है कि हमारा पहला महत्वपूर्ण पॉइंट है मानव उद्भव। मानव उद्भव निश्चित रूप से हम जिस तरीके के आज दिखाई दे रहे हैं, आज से लाखों वर्ष पूर्व ऐसा नहीं रहे होंगे, या यदि थे तो कैसे थे, ये हम हमेशा जानने का प्रयास रहा। मानव उद्भव को समझने से पूर्व हमें थोड़ा सा ये समझना होगा विकासवाद का सिद्धांत। विकासवाद का सिद्धांत साइंस में भी, विज्ञान में भी इसे पढ़ा जाता है और ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। और इस सिद्धांत में बताया गया है कि एक बानर या ऐप, जिसको हम लोग कहते हैं, बंदर कहते हैं, उन चिंपैंजी या गिब्बन, ये इस सब उसी प्रजाति के जो बानर प्रजाति के हैं, उनसे क्रमिक विकास होता गया। पहले वो 4 पैरों पे चलते थे, धीरे धीरे वो 2 पैरों पे चलने लगे, फिर लेकिन झुककर, सीधे खड़े होकर नहीं चल रहे थे। बाद में फिर वो सीधे खड़े होकर चलने लगे। उसके बाद अपने हाथों का प्रयोग करके छोटे छोटे पत्थरों के औजार या विभिन्न प्रकार के औजारों का प्रयोग करने लगे। और फिर उसके बाद आधुनिक मानव और ज्ञानी मानव का विकास हुआ। तो ये क्रमिक विकास विकासवाद के सिद्धांत चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रतिपादित है। इससे हमें मानव के क्रमिक विकास का पता चलता है। शायद हम में से कुछ ऐसे भी होंगे जो हमारे नाना नानी, दादा दादी या हमारे बुजुर्गों के द्वारा भी हम लोग हमेशा सुनते आए हैं कि हमारे पूर्वज बंदर थे। तो आज से 100 साल, 200 साल या उससे पहले के जो बुजुर्ग हैं, ये लगातार हमेशा कहते आ रहे हैं कि बंदर थे। निश्चित रूप से वो इन सभी चीज़ों को जानते थे। हम यदि धार्मिक रूप से भी बात करें तो हिंदू धर्म में दशावतार का उल्लेख है, यानी कि भगवान विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख है। और उस 10 अवतारों में सबसे पहला अवतार मत्स्य अवतार, फिर उसके बाद कछुआ का अवतार, उसके बाद अलग अलग क्रम में अवतारों को बताया गया है। नरसिंह अवतार जो जानवर के जैसा स्वरूप है, और फिर अलग अलग मानव के रूप में। तो ये विज्ञान तो नहीं है, धर्म है, लेकिन क्या ये इतिहास उन धर्मों से भी लिया जा सकता है? तो चाहे जहाँ से भी हो, हमें मानव के इतिहास का, उद्भव का जानकारी हमें प्राप्त होता है। लेकिन विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन का द्वारा जो प्रतिपादित सिद्धांत है, इसको मान्यता मिला और हम आज ये मानते हैं कि बंदरों के क्रमिक विकास के बाद हम आज इस स्वरूप में अपने आप को पाते हैं। और ये सब पता चला कैसे? निश्चित रूप से उस समय मानव के कहीं ना कहीं हड्डी मिले होंगे, कुछ ना कुछ तो मिला होगा, और उसी से हमें इन सभी चीज़ की जानकारी प्राप्त हुई।
तो इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जीवाश्म। ये जीवाश्म के द्वारा हमें बहुत से चीज़ों की जानकारी प्राप्त हुई। और ये जीवाश्म है क्या? उस समय जानवर या उस समय हमारे सदृश बानर या जो भी रहे होंगे, पेड़ पौधे, उन सब का मिट्टियों में दब जाना और दबकर पत्थर के स्वरूप को ग्रहण कर लेना, वैसे तरह के चीज़ों को जीवाश्म कहा जाता है। और इन जीवाश्म के अध्ययन से हमें पता चला कि हमारा बनावट आज से लाखों वर्ष पहले कैसा था। इसमें एक बड़ा ही रोचक बात हमेशा इतिहासविदों के बीच चर्चा का विषय बनता रहा है। निंडरथल मानव का एक माथे का, खोपड़ी का जीवाश्म मिला और उसके आधार पे कुछ का मानना है कि नहीं ये किसी जानवर का है, और कुछ का मानना है कि नहीं हमारे ये पूर्वज का है संभवतः। तो उसके खोपड़ी या उसके बनावट निश्चित रूप से उस समय अलग थी, और आज हमारा माथे का बनावट, हमारे शरीर का बनावट उस समय से अलग है। तो ये जीवाश्म के अध्ययन से हमें इन सभी चीज़ों के बारे में पता चला। अब हम लोग बात करते हैं मानव उद्भव। मानव को हम प्राइमेट भी कहते थे। प्राइमेट का अर्थ है स्तनपायी नर और मादा जो अपने जैसे संतान को उत्पन्न करते हैं। तो ये प्राइमेट को दो अलग अलग प्रकार में भागों में बांटा गया, होमेनॉइड और होमिनिड। होमेनॉइड जो 4 पैरों पे चलते थे, ये 240 लाख वर्ष पूर्व होमेनॉइड का अस्तित्व का पता चला है। जबकि होमिनिड 2 पैरों पर चलते थे और 56 लाख वर्ष पूर्व इनका अस्तित्व का पता चला है। ये दोनों के बीच बहुत लंबे समय का अंतर है। इसका सीधा सा हम अर्थ ये लगा सकते हैं कि होमिनॉइड और होमिनिड में जो परिवर्तन हुआ, क्रमिक कई लाख सालों के बदलाव के बाद ये 2 पैरों पर संभवतः चल पाए होंगे। इसी होमिनिड का विकास ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस, होमो हैबिलस इन सब के रूप में हुआ है। ये होमो का अर्थ को हम भी थोड़ा सा समझ लें। होमो का अर्थ होता है मानव, लैटिन भाषा में इसका अर्थ है मानव। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलोपिथिकस यानी कि दक्षिणी बानर, ऑस्ट्रेलो का मतलब दक्षिण और पिथिकस का मतलब बानर, ये बानर के प्राचीन स्वरूप को दर्शाता है। अर्थात होमिनिड का सबसे पहला जाति, उसमें बदलाव आया, वो खड़े होकर सही तरीके से चल पाए और छोटे छोटे औजारों का प्रयोग करने लग गए, वो होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस के बाद आधुनिक मानव, चिंतनशील मानव जो सोच सकते हैं, उस आधुनिक मानव होमो सेपियंस का जन्म लगभग 1,90,000 पूर्व से लेकर 1,60,000 पूर्व माना जाता है, ईसा पूर्व माना जाता है। तो ये क्रमिक विकास में ये सभी प्रकार के जातियाँ, जिसको वैज्ञानिकों द्वारा नाम दिया गया, ये हमें पता चला। और इनके बहुत से क्रियाकलाप, बहुत से कार्यों के आधार पर, इनके स्थलों के आधार पर हम प्राप्त किए बहुत से वस्तुओं को, औजारों को, और उसके आधार पर हम इनके बारे में समझ पाए। तो इनके बाद ज्ञानी मानव, जो कि 40,000 साल पहले का मानव को बताया जाता है ज्ञानी मानव, यानी कि वो नए नए चीज़ों का आविष्कार करने लग गए। तो इस प्रकार मानव का क्रमिक विकास हमारा इतिहास का प्रथम अध्याय ये बताता है कि इतिहास सिर्फ राजा महाराजाओं का समय का नहीं है, क्योंकि राजा महाराजा या सभ्यताओं का विकास, हम सभ्यता के विकास की बात यदि करें तो सभ्यता का विकास हमारा
5000 ईसा पूर्व के आसपास ही माना जा सकता है। लेकिन उससे पूर्व भी मानव का विकास क्रमिक रूप से होता रहा है और वो लाखों वर्ष पूर्व की कहानी है। तो हम जो आज इतिहास में राजा महाराजाओं को अध्ययन करते हैं या कुछ विभिन्न सभ्यताओं का अध्ययन करते हैं, वो मुश्किल से 5000 10,000 साल के बीच के समय का है वो। लेकिन लाखों वर्ष पूर्व, 200-300 लाख वर्ष पूर्व का अध्ययन अभी भी किया जा रहा है। और उस समय के जो मानव थे किस प्रकार रहते थे और उनका भोजन कैसा था, वो जंगलों में रहते थे या कहाँ रहते थे, इन सभी चीज़ों की अभी भी जानकारी ली जा रही है, उस पर रिसर्च हो रहा है। अभी हम जैसे बात करें कि होमो हेबिलस उस समय बोलचाल के, यदि हम आज की बात करें भाषा, तो हमारे पास विभिन्न प्रकार के भाषा है जिससे हम अपने संदेशों को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन ये पहला जाति था होमो हेबिलस, 20 लाख वर्ष पूर्व अपने संदेशों को दूसरे जातियों तक पहुंचाने के लिए भाषा का प्रयोग, संभवतः भाषा तो नहीं कह सकते, उसको संकेतों का प्रयोग किया था वो। तो बोलने का पहला प्रमाण होमो हेबिलस 20 लाख वर्ष पूर्व मिलता है और वो बोलने के लिए अपने विभिन्न प्रकार के आवाज़ों को निकालते थे। आज भी हम चिंपैंजी या बंदरों को, अपनी जातियों को, अपने बंदर के जो उनके परिवार जो झुंड में वो लोग रहते हैं, उनको बुलाने के लिए विभिन्न प्रकार के आवाज़ों को निकालते हैं। और संभवतः 20 लाख वर्ष पूर्व ऐसे आवाज़ों का प्रयोग उन लोगों के द्वारा किया गया था। तो हम कह सकते हैं कि ये संकेत या आवाज़ ही उनकी भाषा थी उस समय। आज से 30 लाख से लेकर 10 लाख वर्ष पूर्व तक में चित्र मिले हैं गुफाओं में। इन चित्रों से भी पता चलता है कि उस समय के लोग चित्रकारी या कला के प्रति उनका ज्ञान था। और सबसे बड़ी बात कि ये चित्र ज़्यादातर पशुओं के और पंछियों के हैं, और साथ ही साथ उसके अतिरिक्त यदि कुछ है तो वो शिकार करने के विभिन्न पद्धतियों का। तो चित्रकला गुफाओं में मिला है। और इस ऐसे बहुत सी गुफा में एक भीमबेटका, जो कि हमारे भारत में भी स्थित है, ये गुफा मध्य प्रदेश में भीमबेटका, वहाँ से भी हमें इस तरह के प्रमाण चित्रों का या दूसरे और कुछ वस्तुओं का प्रमाण मिला है। होमोसेपियंस को भी 2 भागों में बांटा गया। उनके यूरोप में जो स्थल से उनके जीवाश्म या उनके हड्डी प्राप्त हुए हैं, उसके आधार पर उसको होमो हाइडल और निंडरथल मानव के रूप में माना गया। वो स्थान के अनुसार उनके नामांकन हुआ। तो हम ये जो प्रथम चैप्टर है, पहला चैप्टर जो हमारा है समय के प्रारंभ से, समय के प्रारंभ लगभग 5 लाख वर्ष से बानर का कोई ना कोई प्रजाति किसी न किसी रूप में था। वो सूक्ष्म छोटे रूप में थे। धीरे धीरे उनमें विकास होता गया और 240 लाख वर्ष पूर्व होमोनॉइड और 56 लाख वर्ष पूर्व होमिनिड के रूप में हमें जानकारी मिला, पता चला। और इन सब के मानव का अंतर करना, बानरों से आज जो मानव का विकास हुआ है, अंतर करने का जो वैज्ञानिक पद्धति अपनाया गया, वो प्रमुख रूप से उनके चेहरे और जबड़े के आकारों में परिवर्तन से देखा जाता है। जो प्राचीन मानव के अवशेष मिले हैं, उनके जबड़े बहुत बड़े, आगे निकले हुए दांत का जो भाग है बाहर की ओर निकला हुआ था, जबकि क्रमिक विकास में वो धीरे धीरे छोटा होता गया, जबड़ा अंदर की ओर गया। और आज हम जो वर्तमान में मानव हम सब जो हैं जिस रूप में दिखते हैं, ये क्रमिक विकास में इस स्वरूप में नज़र आता है। तो इन हड्डियों, इन जीवाश्मों के द्वारा इन मानवों का उद्भव का हमें पता चलता है। हम इन मानवों के उद्भव के अलग अलग स्थल, जहाँ से ये सब जीवाश्म या इनके औजार या और सभी चीज़ मिले हैं, उनके बारे में भी हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे।
और साथ ही साथ हम अगले क्लास में पाषाण काल के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि मानव के विकास में जब वो पाषाण का प्रयोग करने लगे, क्योंकि ये जो मानव क्रमिक रूप से विकसित होते गए और होमो सेपियंस के रूप में जब ये अस्तित्व में आ गए तो औजारों का प्रयोग करने लगे, पत्थरों का प्रयोग करने लगे। पत्थर का औजार अपने जीवन में वो मुख्य रूप से प्रयोग करने लगे। लेकिन उस समय या उससे पूर्व तक इनका जीवन मुख्य रूप से शिकारी, संग्राहक, अपमार्जक या मछली पकड़ना, ये मुख्य 4 तरह के कामों में ही वो सिद्धस्थ थे या कर पाते थे। शिकार करना यानी कि जानवरों को मार करके खाना, संभवतः बड़े जानवरों को मारकर वो नहीं खा पाते थे, वो छोटे जानवरों का शिकार करते थे। अपमार्जक का यहाँ पे अर्थ है कि मरे हुए जानवर या संभवतः बड़े खूंखार जानवरों के द्वारा जो जानवरों को मार दिया जाता था, उनके बचे हुए अवशेषों को नोच करके ये लोग खाते थे, तो इसलिए इनको अपमार्जक के रूप में भी माना गया। कुछ प्रमाण ऐसे भी मिले हैं या संभवतः अनुमान लगाया जा सकता है कि मछलियों को पकड़ करके भी ये लोग खाते थे। और एक महत्वपूर्ण जो प्रमाण मिला, हालांकि उसके कोई अवशेष बहुत अधिक कहीं मिले नहीं हैं, वो है फलों को, जंगल से मिले हुए भोज्य पदार्थों को इकट्ठा करना, यानी कि संग्राहक। तो कुल मिला करके ये उनका जो जीवन था शिकारी और संग्राहक के रूप में उनका जीवन था। भोजन इनका इसी प्रकार से प्राप्त होता था। ज्ञानी मानव यानी कि 40,000 वर्ष पूर्व तक आते आते इनकी स्थिति में बदलाव आया और उस पाषाण काल और पाषाण काल के बाद बहुत से परिवर्तन हुए। उसमें सबसे बड़ा परिवर्तन था आग का आविष्कार। एक क्रांति आ गया। आग के आविष्कार ने मानव के जीवन में क्रांति ला दिया और ये क्रांति, ये मानव उद्भव कि प्राचीन लाखों वर्ष पूर्व के धारणा और उनके रहन सहन, उनके जीवन में आग का आविष्कार ने परिवर्तन ला दिया। आग के आने के बाद वो अपने भोजन को पका करके खा सकते थे, जो संभवतः पहले वो भोजन को कच्चा ही खाते होंगे, लेकिन अब वो आग से पका करके खा सकते थे। बाद के समय में पाषाण काल में, मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि पाषाण काल में जो पत्थर के औजार का प्रयोग ये लोग करने लगे, इनसे ये परिवर्तन आया कि वो शिकार अच्छे तरीके से करने लगे और शिकार को काटना या छीलने का काम आसानी से कर सके। उसके बाद धातु का प्रयोग इनके जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया और धातु के प्रयोग के कारण ये भोजन प्राप्त करना इनके लिए आसान हो गया, शिकार करना इनके लिए आसान हो गया और अपनी सुरक्षा करना इनके लिए आसान हो गया। क्योंकि इससे पूर्व तक ये अपने आप को बचाने के लिए या तो पेड़ पे चढ़ करके रहते थे या गुफाओं में रहते थे, लेकिन जब धातु का इन्हें प्राप्त हुई, धातु का खोज हो गया, तब संभवतः ये अपने आप को ज़्यादा जानवरों से सुरक्षित रखने में सक्षम हो पाए। आगे पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में और उसके बाद कृषि का आविष्कार इनको एक जगह इकट्ठा समाज में रहने के लिए प्रेरित किया। इन सभी पर हम आगे के क्लास में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज के क्लास में हमने जो जाना वो सबसे महत्वपूर्ण है मानव उद्भव, जो लाखों वर्ष पूर्व से लेकर वर्तमान तक में परिवर्तन के रूप में देखा जा सकता है। विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत में इसको प्रतिपादित किया गया है। इन सभी की जानकारी का जो स्रोत है वो जीवाश्म, पत्थर के छोटे छोटे औजार और उनके द्वारा संग्रहित वस्तुएं या फिर गुफाओं में बने हुए चित्र, इन के द्वारा, उनके हड्डियों के द्वारा हम इन मानवों के विकास को समझ पाए हैं। और आगे हम पाषाण काल और नवपाषाण काल के बारे में हम अच्छे तरीके से समझेंगे अगले हमारे वीडियो में। इस वीडियो के बारे में ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताएं और सुझाव दें ताकि हम आगे और अच्छे तरीके से इस वीडियो को हम बनाकर आप लोगों के लिए ला सकें। धन्यवाद।